हेलो फ्रेंड्स, ये लूसेंट सीरीज 7 नंबर है जो बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किए थे। और लास्ट क्लास हम लोग बैक्टीरिया पढ़े थे, तो बैक्टीरिया में ही आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। तो इस जो शेप और आकृति है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो शेप आता है वो है बेसिलस यानी सलाखवत, जो कि छड़ के आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा, इसलिए छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होता है ये सलाखवत। एग्जाम्पल में है बेसिलस एंथ्रासिस। फिर दूसरा आकार है कोकस, जो कि गोल आकार का है, गोलाकार, और इसकी आकृति गोल में होती है। और ये सबसे छोटी जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया में यदि सबसे छोटा आकार का देखा जाए तो यही इसी टाइप के बैक्टीरिया सबसे छोटे होंगे। तो ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। फिर यदि हम इसका भी टाइप देखें, ये गोल में भी आपका टाइप है। कोशिका, नंबर ऑफ कोशिका के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं ये कोकस या गोलाकार। पहला है माइक्रोकोकाई, यानी एक कोशिका के रूप में बैक्टीरिया में यदि है एक कोशिका के रूप में, तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइक्रोकोकाई। एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। दूसरा है डिप्लोकोकाई, जिसमें 2-2 कोशिकाओं का समूह बैक्टीरिया में होता है। एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि अनेक कोशिकाओं, 2 से ज़्यादा अनेक कोशिकाओं का यदि समूह है किसी बैक्टीरिया में तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एग्जाम्पल है इसका। फिर चौथा टाइप है इसका सार्सिनी, जिसमें 8 कोशिकाओं का समूह हो सकता है, 64 का या 128 कोशिकाओं का एक पैकेट होगा, और जो कि क्यूब के आकार में रहेगा। वो वैसी बैक्टीरिया को सार्सिनी बैक्टीरिया में कैटेगरी में आ रहा है, जैसे कि सार्सिना एग्जाम्पल में है सार्सिना बैक्टीरिया। फिर आकृति में तीसरा आकृति है सर्पिलाकृति, हेलिकल या स्पाइरेली। इसमें इस जीवाणु में जीवाणु का आकार होगा कोयल के जैसा या स्पाइरल जैसा। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम रूप्रेम, स्पाइरिलम रूप्रेम। फिर चौथा जो लास्ट आकृति है बैक्टीरिया का वो है कोमा, जो अंग्रेजी का चिन्ह कोमा का साइन होता है, तो वही उसी के आकार का होता है ये बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है विब्रियो कोमा। फिर जीवाणु या बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो जीवाणुओं में मुख्यतः 2 प्रकार का पोषण पाया जाता है। एक तो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी पोषण, और दूसरा है कि दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं भोजन, जैसे कि विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में होगा, वैसे इस प्रकार के पोषण में बैक्टीरिया या जीवाणु जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, 2 तरह से अपना भोजन खुद ग्रहण कर सकते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी विधि से। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, जीवाणु प्रकाश ऊर्जा, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन को खुद ही बनाते हैं। और इनमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित होता है। ये बैक्टीरिया है, पत्ता पादप रहता है तो वहाँ पे पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है जीवाणु में जीवाणु पर्णहरित होता है, यानी कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम, क्रोमेटियम। फिर आता है रोडोस्पाइरलम, स्पाइरिलियम, रोडोस्पिरिलम हिंदी में दिया हुआ है, और इंग्लिश में क्या है रोडोस्पाइरिलम आदि। फिर दूसरा है रसायन संश्लेषी, इस विधि से भी अपना भोजन खुद ही बनाता है ये बैक्टीरिया। तो इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है वो अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, और अकार्बनिक पदार्थ जो है उसके पदार्थों से ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया है, उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोवेक्टर। फिर दूसरा जो तरीका है पोषण का वो है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु या बैक्टीरिया अपना भोजन जो है दूसरों जीवों के से प्राप्त करते हैं, और ये इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, परजीवी, दूसरा सहजीवी सिम्बायोटिक, और तीसरा होता है मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक या परजीवी में क्या होता है, इसमें एक जीवाणु जो है दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक भी होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया।
दूसरा है सहजीवी या सिम्बायोटिक, इसमें जीवाणु जो है वह अन्य जीव के शरीर में तो रहते हैं और शरीर में रहकर ही भोजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस जीव में रहते हैं उस जीव को कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचाते हैं, जिसको कि बोलते हैं सिम्बायोटिक। और इसके एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। तीसरा है मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक, इसमें जीवाणु या बैक्टीरिया जो है मृत अवशेष, जो कि सड़े गले जो रहते हैं पदार्थ यानी मृत अवशेष रहते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसे होता है बैक्टीरिया में, तो इसकी भी विधि है, दो विधि है, एक तो अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में भी इनके 3 तरीके हैं, एक तो द्विविभाजन बाइनरी फिजन द्वारा कर सकते हैं ये प्रजनन, दूसरा है कॉनिडिया विधि द्वारा और तीसरा अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पोर्स विधि द्वारा। द्विविभाजन प्रक्रिया में क्या होता है, एक जीवाणु कोशिका 2 समान प्रकार के जीवाणु कोशिका में बढ़ जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसको संतति कोशिका या डॉटर सेल्स कहा जाता है। यदि टेम्परेचर, एक बैक्टीरिया को प्रजनन करने के लिए जितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जितनी ह्यूमिडिटी या नमी की ज़रूरत होती है, जो खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है या और भी कुछ जो भी प्रजनन के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें यदि उपलब्ध है तो यानी कि उनके अनुकूल है परिस्थिति, तो वो 6 घंटे में एक जीवाणु कोशिका जो है वो 10 लाख तक जीवाणु कोशिका को बना सकते हैं। और अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य जो पदार्थ है, वो खराब होने का कारण यही है कि उसमें जो भी जीवाणु या बैक्टीरिया उपस्थित है बहुत ही तेज़ी से रिप्रोडक्शन या प्रजनन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और हमें पता है कि कुछ जीवाणु जो होते हैं, 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और दूसरा जो है हानिकारक जीवाणु होते हैं। तो जब खाद्य पदार्थ है उसमें भी जीवाणु है, वो अच्छे जीवाणु में आ रहे हैं, लेकिन यदि वो जीवाणु बहुत तेज़ी से प्रजनन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, वो खाने योग्य जो पदार्थ है वो जल्दी ख़राब होने लगता है। कुछ जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थिति में दृढ़ भित्ति वाली अत्यंत रोधी संरचनाएं बनती है, तो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, वो जैसे परिस्थिति में करते हैं वैसा नहीं है, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति है। तो कुछ जीवाणु क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में दृढ़ भित्ति वाली अत्यंत रोधी संरचनाएं बनती है, जिसको बोलते हैं अंतःबीजाणु, एंडोस्पोर्स कहते हैं। और अनेक जीव वैज्ञानिक अंतःबीजाणु को उत्तरजीविता का साधन मानते हैं, ना कि प्रजनन का। और यहाँ पे एक तरीका अंतःबीजाणु भी था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या मानते हैं, ये एक उत्तरजीविता का साधन है, ना कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन का। यदि परिस्थिति अनुकूल है तब क्या होता है, अंतःबीजाणु से कोशिका बाहर निकल जाती है और वृद्धि करने लगती है। तो ज़्यादा डिटेलिंग में है नहीं, बस डिटेलिंग में है द्विविभाजन के बारे में। फिर दूसरा जो तरीका है वो है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाणु में ना तो जैसे कि एक जंतु जीव में जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मक, और उसके बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये लैंगिक प्रजनन होता है जंतु जीव में। बट बैक्टीरिया या जीवाणु में क्या होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जीवाणु में ना तो जाइगोट का निर्माण होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। इसमें केवल जैसे कि हम में होता है डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान, वैसे ही बस उसमें केवल आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसको आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया में होता है। और इसके 3 तरीके हैं, 3 विधि से ये होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पहला विधि क्या है, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन विधि। दूसरा विधि है जीन वाहन, ट्रांसडक्शन, और तीसरा है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। इस विधि की खोज किसने किया था और कब किया था? लेडरबर्ग और टेटम नामक साइंटिस्ट ने 1946 ईस्वी में कॉन्जुगेशन नामक जो भी विधि है आनुवंशिक पुनर्योजन का, उसकी खोज किया था। और इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिकाओं का मिलन होता है और डीएनए का स्थानांतरण होता है।
दूसरा विधि है जीनवाहन ट्रांसडक्शन। इसकी खोज जिंडर एवं लेडर वर्ग नामक 2 साइंटिस्ट ने 1952 ईस्वी में किया था। और इस विधि में एक वायरस मदद करता है एक जीवाणु से डीएनए को दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलाने में, एक वायरस मदद करता है जीनवाहन विधि में। फिर तीसरा विधि है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की विधि, जिसमें कि इसकी खोज किया था ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 ईस्वी में। और इसमें जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप को परिवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होते हैं। तो जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो लाभदायक जीवाणु यूजफुल बैक्टीरिया में पहला लाभ क्या है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है, तो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कुछ जीवाणु जो है वो भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है। और एग्जाम्पल में देखिए राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने की डायरेक्ट क्षमता नहीं होती, ये नाइट्रेट को ही ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है। तो पौधों में ये डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके लिए ये जो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है वो मदद करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का, और उस फॉर्म को फिर पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरता जो है वो उसमें वृद्धि होती है, फर्टिलिटी में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है लाभ दूध का दही में परिवर्तन। तो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और कौन सा बैक्टीरिया इस चीज़ में मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो दूध में जो पाया जाता है केसिन जो कि एक प्रोटीन है, उसकी छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके उसको दही जमाने में सहायता करता है लैक्टोबैसिलस। फिर तीसरा है सिरका के निर्माण में विनेगर में। तो शर्करा घोल या शुगर सॉल्यूशन का किण्वन कर एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या करता है, सिरका में परिवर्तित कर देता है। जो शर्करा घोल है, शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का यदि कोई सॉल्यूशन है, चीनी पानी जिसको बोल रहे हैं, उसका किण्वन विधि द्वारा, और बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया के द्वारा उसको सिरका में बदल दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना होगा जो विनेगर या सिरका का निर्माण करता है। फिर चौथा है तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में। तो बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस ये बैक्टीरिया है, इतना बड़ा नाम है, बेसिलस मेगाथेनियम बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जो बैक्टीरिया है उसका उपयोग तंबाकू की पत्ती में जो सुगंध या स्वाद है उसको बढ़ाने में किया जाता है। फिर पांचवा है लाभ चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में। तो माइकोकोकस कॉन्डिसेंस बैक्टीरिया का नाम है माइकोकोकस कॉन्डिसेंस जो नामक बैक्टीरिया है वो चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग करता है, क्यूरिंग किया जाता है। फिर छठा है रेशों की रेटिंग में जल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों का रेटिंग होता है। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन से बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटेरियम नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों का रेटिंग होता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। फिर अगला है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। तो बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई, ये दो बैक्टीरिया है जो दूध में पाया जाता है और दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस या शर्करा का किण्वन विधि द्वारा इसको लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है ये बैक्टीरिया।
फिर 8वां है प्रतिजैविकी औषधियों के निर्माण में। कुछ प्रतिजैविकी औषधि जो जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि प्रतिजैविकी का नाम है आरोमाइसिन। आरोमाइसिन पहला प्रतिजैविकी का नाम, जिसमें बैक्टीरिया है आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरोफैसिन्स। दूसरा प्रतिजीवी का नाम है बेसिट्रेशिन, उसके लिए उसमें बैक्टीरिया है बेसिलस सबटिलिस। तीसरा है क्लोरोमाइसिटिन, और इसमें जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली। फिर आपका प्रतिजैविक का नाम है इरिथ्रोमाइसिन, जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियस। फिर आता है प्रतिजैविकी नोवोबायोसिन, और जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस निवियस। फिर पोलीमाइक्सिन बी, बेसिलस पोलीमिक्सा। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। फिर है टेरामाइसिन का स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। फिर है टाइरोथ्राइसिन ए, बेसिलस ब्रेविस। फिर है नाइस्टेटिन स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्सी। फिर लास्ट है आपका लाभ में सड़े गले पदार्थों एवं मृत अवशेषों के क्षय में। कुछ जीवाणु जो है वो सड़े गले पदार्थों और मृत अवशेषों के क्षय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। फिर हार्मफुल देखा जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। पहला है भोजन विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग के लिए जो कारण रहते हैं कुछ जीवाणु, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो भोजन को विषाक्त बना देता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, भोजन को पॉइजन वाला बना देता है, यानी विषाक्त बना देता है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग वाला प्रॉब्लम होता है। दूसरा है विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और ये क्या करता है, आपका उल्टा करता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक पौधों को ज़रूरी है। पौधों के लिए वो फॉर्म जो नाइट्रोजन का वो फॉर्म ज़रूरी होता है, बट कुछ बैक्टीरिया जो है उसका रिवर्स भी करते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फॉर्म है नाइट्रेट, अमोनिया, उसको फिर वो नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। तो उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। फिर तीसरा हानि है पौधों में रोग। प्लांट्स में भी डिजीज़ होते हैं, तो वो भी कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो पौधों में होने वाले अनेक रोगों के लिए जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो उत्तरदायी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आलू में, पोटैटो में एक सैथिल रोग होता है जिसको पोटैटो विल्ट रोग बोलते हैं। वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास सोलेनिशियरम। फिर दूसरा है नींबू का कैंकर रोग। नींबू में कैंकर रोग होता है जिसको इंग्लिश में साइट्रस कैंकर बोल रहे हैं। उसका रीजन है जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया। तीसरा है गेहूं का टुंडू रोग। तो टुंडू डिजीज़ जो है गेहूं में होता है, जिसकी वजह कौन है, कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक बैक्टीरिया। कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक बैक्टीरिया की वजह से टुंडू डिजीज़ होता है। फिर चौथा है सेब का अग्नि निर्जा रोग, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इरविनिया नामक बैक्टीरिया की वजह से सेब का अग्नि निर्जा रोग होता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल होता है। फिर पांचवा है चावल का अंगमारी रोग यानी ब्लाइट ऑफ राइस। किसकी वजह से होता है, तो जैंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया की वजह से। फिर आता है छठा नंबर है फलों में क्राउन गोल। तो क्राउन गोल जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस नामक बैक्टीरिया की वजह से फलों में क्राउन गोल नामक बीमारी होता है। फिर चौथा नंबर है पशुओं में भी रोग जो है वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा जानवरों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जानवरों का काला पैर रोग,
यानी ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स जो बीमारी है वो आपका क्लास्ट्रीडियम चावेई नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लास्ट्रीडियम चावेई नामक बैक्टीरिया की वजह से क्या कौन सा बीमारी होता है? जानवरों का काला पैर रोग यानी ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स। फिर दूसरा है भेड़ में एंथ्रेक्स रोग। भेड़ में कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग। किसकी वजह से होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर पांचवा है मानव रोग। ह्यूमन डिजीज भी कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका यहाँ टेबल दिया हुआ है। जैसे कि हैजा जो कॉलेरा रोग है वो आपका विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। डिप्थीरिया जो बीमारी है रोग है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। सुजाक रोग जो है वो गोनोकोकस गोनोराही की वजह से होता है। कोढ़ या कुष्ठ जो है लेप्रोसी वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। न्यूमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्लेग जो है वो बेसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाल्फी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टपेदिक जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। काली खांसी जो है वो हेमोफिलस परटूसिस हेमोफिलस परटूसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से काली खांसी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सियानोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल पढ़ेंगे। थैंक यू।